हेलो बच्चों, लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। इसमें लिखा हुआ है कि टू इक्वल पॉइंट लाइक positive charges A and B are fixed on the y-axis equidistant from origin. These two charges are kept here, which are having the same magnitude Q and Q. What can you say for the net electrostatic force on a small इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रॉड प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस? एक छोटी सी रॉड यहाँ पे रखी हुई है, छोटी सी रॉड है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रॉड है, मटेरियल भी नहीं पता है इसका क्या है, और इस पर कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, रिपल्सिव लगेगा, या ओवरऑल फोर्स की दिशा किधर की तरफ होगी, इसका हमें पता लगाना है। तो पहले इंस्टेंस पे आता है कि सर वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, न्यूट्रल चीज पे फोर्स क्यों लगेगा? बेटा ये इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आई मीन ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको पोलराइजेशन या इंडक्शन को कंसीडर करना है, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल इज कंडक्टर और इंसुलेटर, बट ओवरऑल इट गेट पोलराइज। इन दो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर की तरफ ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा अगर इधर की तरफ होगा तो इसमें जो भी डाइपोल मूवमेंट डेवलप होने वाला होगा उसका निगेटिव पार्ट यहां पर आएगा और पॉजिटिव पार्ट यहां पर आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। तो इसमें पोलराइजेशन के कारण या इंडक्शन के कारण निगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर आएगा। अब बात ये हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो इस निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ F1 लेट्स से, और इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा F2। अब F1 और F2 की लड़ाई चलेगी कि भैया इनमें जो ताकतवर है वो डिसाइड करेगा कि नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है या नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट आ रहा है। तो अब F1 ज्यादा है कि F2 ज्यादा है, इसका पता लगाते हैं। तो अगर आपने बिना दिमाग लगाए सोच लिया कि यार देखो जो पास में है उस पर फोर्स ज्यादा होगा, तो गलत हो जाएगा, बिकॉज पास में फोर्स ज्यादा होगा वो तब कह सकते हैं जब यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट चार्ज रखा होता, तब कहते हैं कि पास में फोर्स रहने पे ज्यादा होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस रखे, 2 पॉइंट चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से डिस्टेंस x है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है उसका फॉर्मूला होता है KQX अपॉन KQX इंटू 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। और ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इसका नेचर ये मोनोटोनिक नहीं होती, पहले बढ़ती है फिर घटती है, और ये मैक्सिमम होती है a/√2 पर, a/√2 पर। अब अगर आप सोचें, सिचुएशन कंसीडर करें, अगर आपका ये जो C मटेरियल था वो यहां रखा होता, C मटेरियल यहां था, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर और यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड ताकतवर है। इसका मतलब ये होता कि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कम और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ज्यादा लग रहा होता, तो नेट फोर्स राइट आ जाता। अगर यही मटेरियल यहां पे रखा होता तो उसके नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ज्यादा और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कम लग रहा होता। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ज्यादा और पॉजिटिव पे कम लग रहा होता तो नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाता। और अगर ये मान लो ऐसा रखा होता, इस जगह पर रखा होता कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स बराबर आ जाता, तो इन दैट केस नेट फोर्स 0 हो जाता। इसका मतलब है कि जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि इसको रखा कहां गया है, मैं ये नहीं बता सकता कि इस पे नेट फोर्स किधर आएगा। इसका मतलब है कि हमें एक और इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई पार्टिकल इस न्यूट्रल रॉड को रखा कहां है। इसका मतलब है नोबडी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन अंटिल अनलेस दिस डेटा इज गिवन कि इस रॉड को रखा कहां गया है। तो इसका मतलब है हमारे पास इस सवाल का आंसर होगा कि इंफॉर्मेशन गिवन इज इनसफिशिएंट, यू हैव टू टेल मी वेयर दिस रॉड इज केप्ट। आई होप इट इज क्लियर। फिर से आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए थिन कंडक्टिंग रिंग इज रप्चर्ड व्हेन इट इज गिवन ए चार्ज Q, कंसीडर अनदर थिन कंडक्टिंग रिंग रेडियस of which is n times and tensile strength is k times of the former ring. Okay, how much maximum charge can this second ring be given without rupturing? Okay, जैसा कि मान लो हमारे पास एक रिंग है, उसको पहले वाले केस में उसने बोला इसको हमने चार्ज दिया Q एंड इसकी रेडियस दे रखी थी कुछ है, मान लो R मान लेता हूं, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि इनके बीच में कि आधी जो रिंग होगी, ये आधी रिंग उस व्हाइट वाली रिंग पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रही होगी क्योंकि सभी पर लाइक चार्जेस है, तो इसमें एक स्ट्रेस डेवलप होएगा, ठीक है। उस स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो हम स्ट्रेस को कैसे लिखते थे, सिग्मा से डिनोट कर देते हैं। वो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया F/AC। F अगर हम देखना चाहें तो F को हम लिख सकते हैं वही सेम प्रोपोर्शनलिटी वाली प्रॉपर्टी से कि इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो कुछ KQ1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, और हम उस K को और डिस्टेंस का जब भी स्क्वायर आएंगे R तो उसमें इन्वॉल्व होगा, तो हम F को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं CQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अपॉन AC। तो फर्स्ट केस में जो स्ट्रेस डेवलप हो रही थी वो हमारी इस तरीके से लिखी जा सकती है। सेकेंड केस में उन्होंने क्या बोला, सेकेंड केस में वो बोल रहे हैं कि उस रिंग की रेडियस को n टाइम्स कर दिया गया है, दैट इज NR, एंड इसकी जो अब स्ट्रेस है, उसने पूछा चार्ज कितना मैक्सिमम इस पर लगा सकते हैं, तो मैंने मान लिया अब चार्ज इसको कितना दिया गया है Q1, और इसकी जो स्ट्रेस थी अब सिग्मा 1
वो पहली वाली स्टेज के k टाइम हो चुकी है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर भी हम फिर से इस रिंग, नई रिंग के लिए स्टेज हम लिखें तो क्या लिख सकते थे, वही फोर्स जो होगा कुछ नया टाइप का फोर्स अपॉन इसी रिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस तरीके से ऐसे आएगा। ठीक है, तो F1 की अगर मैं बात करूं तो F1 भी यहां पर वही प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा इनटू चार्ज Q1 आएगा अपॉन रेडियस n स्क्वायर इनटू दूरी का स्क्वायर, कुछ इस टाइप का आएगा। और AC तो AC रहने वाला ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि वायर की मोटाई को चेंज नहीं किया गया है। कौन सी वाली मोटाई की बात कर रहा हूं मैं, रिंग की, ये वाली। अगर मैं यहां से इसको कट करूं, यहां से कट करेंगे तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा उसको तो चेंज नहीं किया, AC क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो हमारे को सिग्मा 1 और सिग्मा में रिलेशन चाहिए था, तो यहां से सिग्मा 1 की वैल्यू और सिग्मा के बीच में रिलेशन तो गिवन नहीं है, तो एक काम करते, जो रिलेशन दे रखा था सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा के, सिग्मा 1 की वैल्यू अपन ने लिखी थी C Q1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर R स्क्वायर इनटू AC इज इक्वल टू सिग्मा के था। सिग्मा की वैल्यू अपन ने पहले कैलकुलेट कर ली थी, CQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इनटू AC इनटू K। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे को Q1 की वैल्यू कुछ निकलती हुई आएगी Q इंटू N इंटू रूट की। जैसा कि यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, एक ही ऑप्शन है जिसमें इस टाइप की फॉर्मेट बन रही है। हालांकि हमने ये लिमिटिंग केस निकाला था, एग्जैक्ट वैल्यू तो लिमिटिंग कैसे निकालते हैं जब भी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वगैरह की बात आती है, तो आंसर हमारे को मैच होता हुआ दिख रहा है बी। आई होप सभी को क्लियर हो। ये एक सवाल है, उससे पहले छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। उस कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आप सवालों को करेंगे तो बहुत सारे, बिकॉज एक्चुअली क्या है ना, जितने भी सवाल आते हैं उनके थॉट प्रोसेस बहुत ही फाइनाइट हैं। 10 तरह की थॉट प्रोसेस है, उन्हीं पे घुमा घुमा के 50 तरह के सवाल बनाए जाते हैं। तो इसका थॉट प्रोसेस क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक डिस्क रखी हुई है और दो डिस्क हैं, एक सिग्मा 1 की और एक सिग्मा 2 की, और लेट्स से उनकी रेडियाई भी अलग अलग है, और इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बारे में बात की गई। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना हो रहा है, सिग्मा 1 सिग्मा 2, इनके बीच का फोर्स कितना है, इसको निकालने की बात करते हैं। तो इस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो आमने सामने रखी हुई है, इतना तो क्लियर है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन it will be symmetrically, जो हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल इन दिस डायग्राम, हॉरिजॉन्टली ऐसे होगा, तो यानी फोर्स जो लग रहा होगा वो इधर की तरफ लग रहा होगा, और इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा। अब आपने कहा इस पे फोर्स कैसे निकालेंगे, तो कोई भी छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करें जिसका चार्ज dq है। dq की वैल्यू को लिख सकते हैं सिग्मा 2 dA, सिग्मा 2 dA। अब इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो लेट से इधर की तरफ है E1, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 1 के कारण इधर की तरफ है E1। तो ऑब्वियसली इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू होगी सिग्मा 2 dA E1 cos थीटा। दिस इज द फोर्स। अगर मैं सारे फोर्सेस को इंटीग्रेट कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस फोर्स को इंटीग्रेट करने में जब आंसर आ जाएगा, तो अगर मैं सिग्मा 2 को बाहर निकाल लूं तो ये फोर्स कितना बन जा रहा है, इस फोर्स की वैल्यू बन जा रही है सिग्मा 2 इंटीग्रल E dA cos थीटा। E dA cos थीटा क्या हुआ, E dA cos थीटा जो हमारे पास हुआ E1 dA cos थीटा, इट इज नथिंग बट द फ्लक्स बिकॉज ऑफ द फर्स्ट शीट कमिंग फ्रॉम सेकंड शीट। ये फ्लक्स की वैल्यू हो गई E dA cos थीटा, याद है ना आपको। इसका मतलब है हमेशा जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी सिग्मा 2 phi 1 के बराबर। फोर्स की वैल्यू होती है सिग्मा 2 phi 1 के बराबर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत जितने मैंने कम से कम सैकड़ों ओलंपियाड के सवाल देखे जिसमें ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सिग्मा 2 phi 1 इज द बेसिक आइडिया जिससे आप फोर्स निकाल सकते हैं कभी भी इस तरह की सिचुएशन हो, चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो। और इट इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा 1 phi 2 बिकॉज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो बराबर ही होगा, एक्शन रिएक्शन का फोर्स है। तो इससे कई बार कैसे तरह तरह के सवाल बनाते हैं, कई बार बोलते हैं कि इससे अगर फ्लक्स phi 1 गुजर रहा है, इससे फ्लक्स phi 2 गुजर रहा है, तो phi 1 phi 2 का रेशियो बताइए, तो आपको दिख ही रहा है यहां से सीधे निकल जाएगा। इस पर्टिकुलर सवाल में फाई निकालना मुश्किल है, कहीं कहीं पे फाई निकालना आसान होगा, जहां फाई निकालना आसान होगा वहां फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो ये जो सवाल है ये बिल्कुल उसी बेस पे बनाया गया है जिसमें फाई निकालना आसान है, पर फाई निकालना आसान नहीं है, फाई में भी बड़ा सोचना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग कहानी है, देखने की कोशिश करते हैं। यहां पे क्या है, मैं पेज ऐड कर देता हूं। यहां पे क्या था, एक हमारे पास शीट दी हुई है और उसके ऊपर एक सिलेंडर सा बनाया हुआ है, ये सिलेंडर सा बनाया हुआ है, ये सिलेंडर सेमी सिलेंडर बनाया हुआ है, और इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं। इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे चार्ज कैपिटल क्यू दिया हुआ है, मैं चार्ज डेंसिटी लिख लेता हूं, लेट्स से सिग्मा 2 दी हुई है इस पर, और इस पर दिया हुआ है सिग्मा 1, ये दिया हुआ है, और इनके बीच का फोर्स निकालना है। तो अगर मैं इस प्लेट पर फोर्स निकालने की कोशिश करूं, जिस पे फोर्स निकालना है, आंसर आने वाला है सिग्मा 1 इंटू phi 2। सिग्मा 1 इंटू phi 2 अभी मैंने सिखाया था, यानी अगर phi 2 निकल गया तो काम चल जाएगा। phi 2 क्या चीज है,
phi2 है कि ये जो हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप का पाइप है, इस पाइप के कारण, यहां पर ये जो पाइप दिया हुआ है, इसके कारण इस सरफेस से कितना फ्लक्स गुजर रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देखिए, इसका टॉप व्यू देखते हैं। इसका टॉप व्यू देखते हैं तो ये हमारा इसका टॉप व्यू आएगा सिलेंड्रिकल शेल का, और हमें इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है ये निकालना है। टॉप व्यू दिखाई दिया आपको, इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है ये निकालना है। अब आपने कहा सर इससे कैसे फ्लक्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आपको पता नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता है। मैंने क्या किया मैंने यहां पर एक छोटा सा चार्ज कंसीडर किया dq। इस dq के कारण जो फ्लक्स होगा वो चारों दिशाओं में निकल रहा होगा, कितना dq बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके कारण अगर चारों दिशाओं में फ्लक्स निकल रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी dq बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स किधर निकल रहा होगा इस dq के कारण, इधर 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 इधर। अब हमें देखना है कि इस येलो वाली सरफेस से, इस सरफेस से इस dq का कितना फ्लक्स गुजर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमें पता है कि किसी भी सर्कल में जो डायमीटर होता है वो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाता है वो पाई बाई 2 होता है। दिस एंगल इज पाई बाई 2। अगर ये एंगल पाई बाई 2 होता है और इससे अगर हर दिशा में एंगल पे फ्लक्स निकल रहा है तो इस दिशा में जो फ्लक्स होगा वो 1/4 निकलेगा, बिकॉज चारों दिशाओं में अगर हमने मान लिया फ्लक्स निकल रहा है तो। अरे समझ में आया? तो इसका मतलब है इससे निकलने वाला फ्लक्स, इसका कंट्रीब्यूशन होगा dq बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से पूरे का भी अगर सब इसका भी निकालूंगा dq बाई 4, इसका भी निकालूंगा, तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स जो निकल के आएगा, अगर इसमें चार्ज कैपिटल Q दिया हुआ है तो इसका टोटल फ्लक्स निकल के आएगा q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट t हो गया फ्लक्स, और सिग्मा 1 से मल्टीप्लाई करना। सिग्मा 1 कितना दिया हुआ, q अपॉन 2rl, चार्ज अपॉन एरिया, खत्म सवाल। So this is the force on this, force on one plate because of this spherical cylindrical surface. I hope it is clear. दोबारा देख लेना अगर पहली बार समझ में ना आया, इंटरेस्टिंग है ये सवाल, बाय रहेगा सभी।